हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय 4। इसमें हम एक पार्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ। वस्तुओं के समूह बना। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है, चैप्टर 4 है। तो इसमें हम क्रियाकलाप 2 देखेंगे। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी से हम क्या क्या बना सकते हैं? कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। कागज, पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। चमड़ा से हम खिलौने बना सकते हैं, जूते बना सकते हैं। प्लास्टिक से हम बाल्टी बना सकते हैं, खिलौने भी बना सकते हैं। और रुई से हम क्या पदार्थ बना सकते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इन्हें हम आगे देखते हैं। वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, जो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया, ये उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। उसमें क्या हम पानी, दूध भर सकते हैं? ये हमारे द्रव हैं। तो हम क्या करेंगे? कपड़े का गिलास नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद या प्रतीत नहीं होता है। गिलास बनाने के लिए हमें कांच या प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। तो उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुण की विवेचना की गई है। तो दिखावट के तो पदार्थ क्रिया एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई दे पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। विभिन्न पदार्थ: गत्ता हुआ, लकड़ी हुई, तांबे का तार, एल्यूमीनियम की शीट और नमक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले? इन पदार्थों को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं। तो धातुओं के टुकड़ों में उनकी धुति देखने के लिए काटना। आगे कीजिए तथा धुतहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर ये देख सकते हैं कि वे धुतवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिसमें इस पदार्थ की धुति होती है वे पर्याप्त धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण। कुछ धातु बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतहीन
निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुंध दिखाई देती है। जब आप किसी लोहा अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की क्षणों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और ये देखें कि इनमें से धुंध है अथवा नहीं। आगे क्या दिया गया है हमें? कठोरता के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे और विलीय अविलीय पदार्थों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं।